वर्बल रीजनिंग की कैलेंडर चैप्टर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने के लिए ओड डेज मेथड्स को विस्तार से समझा व कुछ सवालों को हल किया। आज की इस क्लास में कैलेंडर के सभी सवालों को क्लासिफाइड कर हल करेंगे और समझेंगे। पिछली क्लास की वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, जाके देख लीजिए। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने कैलेंडर के इंटायर प्रश्नों को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। पहला कंपैरिजन और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन। कैलेंडर का कंपैरिजन से मेरा आशय है कि किसी वर्ष माह का दिन दिया गया हो और उसी के सापेक्ष दूसरे वर्ष माह का दिन ज्ञात करना हो तो उसे हम कैलेंडर का कंपैरिजन कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला, अगर साल सेम हो और डेट महीना चेंज हो रहा हो तो ये पहला पार्ट के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार दूसरा है डेट महीना सेम हो और साल चेंज हो रहा हो। तीसरा देखेंगे कि डेट महीना और साल तीनों चेंज हो रहा हो। इसमें हम इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कैलेंडर का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि जब दिनांक, महीना और साल केवल दिया गया हो और कैलेंडर का रिपीटेशन हो रहा हो और सेंचुरी ईयर के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आने वाले क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम पहला फैक्ट देखते हैं कि साधारण वर्ष का वह महीना जिसका पहला दिन एक समान होता है, यानी कि जनवरी का पहला दिन अगर सोमवार हो तो अक्टूबर का भी पहला दिन सोमवार ही हो सकता है। उसी प्रकार फरवरी, मार्च, नवंबर तीनों का जो पहला दिन होता है वो सेम होता है। उसी प्रकार देखिए, अप्रैल और जुलाई का सेम होता है। उसी प्रकार सितंबर और दिसंबर का सेम होता है। फिर लीप ईयर में इसके कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीनों का पहला दिन सेम होता है। उसी प्रकार फरवरी, अगस्त का सेम होता है, मार्च, नवंबर का सेम होता है, सितंबर, दिसंबर का भी आपस में सेम होता है। ये 2 फैक्ट्स हो गए। अब हम देखेंगे अगला फैक्ट नंबर 3। देखिए, शताब्दी वर्ष और उसका अंतिम दिन। पिछली क्लास में हमने शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकाला। यहाँ पर 100 वर्षों का विषम दिन हमने 5 निकाला था, 200 वर्षों का विषम दिन हमने 3 निकाला था, 300 वर्षों का विषम दिन हमने 1 निकाला था और 400 वर्षों का विषम दिन हमने निकाला था 0। यहाँ पर हम 1 जनवरी 001 को सोमवार मानते हुए हम निम्न कोड को ध्यान में रख सकते हैं, जहाँ पर रविवार का कोड 0, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3, गुरुवार का कोड 4 और शुक्रवार का कोड 5 और शनिवार का कोड 6 है। तो हमने ये देखा कि 100 वर्षों का विषम दिन 5 और 5 शुक्रवार को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसी प्रकार 200 वर्ष का विषम दिन 3 जो कि बुधवार को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसी प्रकार 300 का विषम दिन 1 आता है जो कि सोमवार को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसी प्रकार 400 जिसका विषम दिन आया 0 जो कि रविवार को रिप्रेजेंट कर रहा था। कब यह सत्य हो सकता है? जब 1 जनवरी 001 को सोमवार था, ये हम मान के चलते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, शताब्दी वर्ष और उसका पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है? शताब्दी वर्ष 100, यहाँ पर शताब्दी वर्ष से मेरा आशय है कि 001 से लेकर के 100 वर्ष तक जाने पर 100वां शताब्दी वर्ष का निर्माण करता है। जो 1 जनवरी 001 है वह शताब्दी वर्ष का पहला दिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 100वां शताब्दी वर्ष से आशय है कि 1 जनवरी 001 को कौन सा दिन था, यानी कि इसमें विषम दिन आ जाएगा 1 जो कि हमने सोमवार मान लिया है। उसी प्रकार यहाँ 200 शताब्दी वर्ष से मेरा आशय है कि 100 वर्ष जो कि कंप्लीट हो गया और उसका 101वां साल का पहला दिन। यहाँ पर देखिए, 100 वर्ष जो कि कंप्लीट हो गए और 101वां साल का पहला दिन, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 हमेशा शनिवार को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार 300 वर्ष से मेरा आशा है कि 200 वर्ष जो कि कंप्लीट हो गए और 201वां साल का पहला दिन जो कि 4 होता है जोड़ने पर, जो कि गुरुवार को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार 400 वर्ष से मेरा आशा है कि 300 वर्ष जो कि पूरे कंप्लीट हो गए और
1901वां का पहला दिन, जिसको जोड़ेंगे तो 2, और जो कि मंगलवार को रिप्रेजेंट करेगा। मैं चाहता हूं कि यह चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि यह आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब हम सबसे पहले कैलेंडर के डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर नज़र डालते हैं, जिसमें सबसे पहले शताब्दी वर्ष से प्रश्न हम देखते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न एवं उनका हल। हल जानने से पहले आप लोग क्वेश्चन का अवलोकन एक बार कर लीजिए। यहां पर मैं देख रहा हूं, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। ओके, उसी प्रकार प्रथम दिन हो सकता है, ये सब पूछ रहा है। फिर और क्या पूछ रहा है, 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से कौन सा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर और क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम ये ट्रिक अपना सकते हैं कि शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसका अवलोकन हम निम्न चार्ट से करते हैं, वो पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं। इसे हम ट्रिक के रूप में भी लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए YY00 डिवाइडेड बाय 400, इसमें जो भी रिमाइंडर प्राप्त होगा उसका हम अवलोकन चार्ट की मदद से करेंगे, या फिर आप लोग चार्ट को बढ़िया से अभ्यास कर लेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। हम चार्ट का अवलोकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार ये कि शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हैं, लेकिन शनिवार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं है, यानी कि हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। यहाँ पर प्रथम दिन से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार अगर होगा तो वह प्रथम दिन होगा। यहाँ पर देखिए सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि डी नंबर उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से कौन सा होगा। मैंने क्या बोला था कि शताब्दी वर्ष के प्रश्न को हल करने के लिए हमें शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 17वीं शताब्दी यानी कि 1700 दिया गया है, जिसे हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 100। इस रिमाइंडर 100 को हम यहाँ देखते हैं चार्ट में, तो 100 जो कि विषम दिन 5 दिखा रहा है, जिसको जो है सो शुक्रवार से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि 100वां शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार होगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर हमारा जानना ये हो जाता है कि शताब्दी लीप वर्ष हमेशा 400 से अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष हो जाता है। यहाँ पर हम 1 बाय 1 400 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर देखिए 1900, जिसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा 300। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2000 को हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार 1600 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी हमारा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार 2400 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो पूछा है कि लीप वर्ष कौन सा नहीं है, तो जिसमें रिमाइंडर प्राप्त हो रहे हैं वह लीप वर्ष नहीं है, यानी कि ए नंबर 1900 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार घुमा घुमा के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम कैलेंडर के डायरेक्ट प्रश्न में कैलेंडर रिपीटेशन का प्रश्न देखेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्रिक भी हम समझेंगे। ट्रिक समझने से पहले
आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि यह किस प्रकार क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2004 के कैलेंडर के समान होगा, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि 2004 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः आवर्तित होगा, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2010 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है, या फिर और भी ज़्यादा अगर घुमाया जाए क्वेश्चन को तो इसमें पूछ सकता है कि इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों में पुनः आवर्तित हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस ट्रिक को देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक समझिए आप लोग। यहाँ पर मैं ईयर को CCYY के रूप में दर्शा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ईयर के लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ईयर के लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, जिसे हमको 4 से डिवाइड करना है, और हमें जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसका हमको अवलोकन करना है। क्या अवलोकन करना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा 28 साल के बाद वह कैलेंडर रिपीट होगा, 28 साल के बाद। उसी प्रकार 1 अगर आ जाए तो यह 6 साल के बाद रिपीट होगा। उसी प्रकार 2 या 3 अगर आ जाए तो वह 11 साल के बाद रिपीट होगा। इसे ध्यान दे करके समझ लें और इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ट्रिक जान लेने के बाद हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ष का कैलेंडर 2004 के कैलेंडर के समान होगा। यानी कि हमने क्या जाना था कि वर्ष का अंतिम 2 डिजिट लेना है 04, जिसे हमें 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर रिमाइंडर जो प्राप्त होगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 प्राप्त होने का अर्थ ये है कि हमने क्या देखा कि 28 साल के बाद वही कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2004 में 28 साल हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2032, यानी कि बी नंबर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नंबर 2 और 3 को आप लोग हल कर लेंगे। हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर आप लोग अगला हेडिंग डाल लीजिए, जब दिनांक, महीना व साल केवल दिए गए हों। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है कि हमारा देश कौन से दिन में आज़ाद हुआ था। हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंप्लीटेड ईयर, जो कि है कंप्लीटेड ईयर, यानी कि 1946 तक हमारा पूरा कंप्लीट ईयर हो जाता है। उसके बाद 0 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक इसका हमें ओड डेज ज्ञात करना है, और फिर इसका हमें ओड डेज ज्ञात करना है, और इसको हमको जोड़ करके जो ओड डेज फाइनल ओड डेज प्राप्त होगा उसका हम अवलोकन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनता है। पहला कंप्लीटेड ईयर को सॉल्व करते हैं तो 1946 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1600, 300 और 46। यहाँ पर 1600 का ओड डेज 0 हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में इसको हल करने का तरीका जान लिया है। उसी प्रकार 300 साल का ओड डेज 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अब 46 साल का ओड डेज क्या होता है उसको देख लीजिए। यहाँ पर 46 साल का ओड डेज निकालने के लिए हम ये करते हैं कि 46 प्लस इसमें कितने लीप ईयर हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो हम 4 से डिवाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें 11 ऐसे लीप ईयर हो सकते हैं, जिसको जोड़ेंगे तो हमारा 57 आ जाएगा। जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी कि 46 सालों का रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1, जिसको जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब 0 जनवरी से 15 अगस्त तक का हम ओड डेज निकाल लेते हैं, विषम दिन ज्ञात कर लेते हैं। तो जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी का विषम दिन 0, क्योंकि यहाँ पर 1947 जो कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार मार्च का विषम दिन आ जाएगा 3, मार्च अप्रैल का विषम दिन आ जाएगा 2, मई का विषम दिन आ जाएगा 3, जून का विषम दिन आ जाएगा 2, जुलाई का विषम दिन आ जाएगा 3, और
अगस्त 15 इसका विषम दिन आ जाएगा 1, जिसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 17, जिसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा 3। अब हम कंप्लीट ईयर का विषम दिन और हमने जो 0 जनवरी से 15 अगस्त तक का विषम दिन निकाला उसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कंप्लीट ईयर का और 3 0 जनवरी से 15 अगस्त तक का, जिसको हम जोड़ करके आंसर प्राप्त होता है 5, जिसका अवलोकन हम चार्ट में कर लेते हैं, जो कि 5 शुक्रवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा देश कौन से दिन में आजाद हुआ था? तो हाँ, हमारा देश शुक्रवार को आजाद हुआ था। अब हम यह टॉपिक जब दिनांक, महीना व साल केवल दिया गया हो, इस टॉपिक को हम और 2 मेथड से हम हल कर सकते हैं। वह है पहला शताब्दी वर्ष के कोडों से और दूसरा सूत्र मेथड से। तो हम अगला टॉपिक डाल लेते हैं कि जब दिनांक, महीना व साल केवल दिया गया हो तो उसको हम शताब्दी वर्ष के कोडों से किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, इसको हल करने के लिए शताब्दी वर्ष के कोडों का सहायता लेते हैं। शताब्दी वर्ष के कोडों से मेरा आशय है कि 100 वर्ष का विषम दिन कितना था? तो 100 वर्ष का विषम दिन 5 और यही हमारा कोड हो जाएगा। उसी प्रकार 200 वर्ष का विषम दिन 3, यही हमारा कोड हो जाएगा। 300 वर्ष का विषम दिन 1, यही हमारा 300 वर्ष का कोड हो जाएगा। उसी प्रकार 400 वर्ष का विषम दिन 0 था और यही हमारा कोड हो जाएगा। हमको क्या करना रहेगा कि 1919 यहाँ पर दिया गया रहेगा, तो उसको 1919 का 19 हमको हटा देना है और 1900 का हमको कोड को देख लेना है। 1900 का कोड देखने का अर्थ ये है कि 1900 को हम सबसे पहले 400 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसका हम अवलोकन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1900 को हम 400 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो गया 300 और 300 का विषम दिन यहाँ पर 1 और यही हमारा कोड होगा, जिसको हम 1 यानी कि सोमवार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, इसको हल करने के लिए 19 में 1 हम पहले घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर 18। ये 18 को हम 4 से डिवाइड करते हैं और इसका हम केवल पूर्णांक लेते हैं तो 4 चौके 16, इसका पूर्णांक आ जाएगा 4। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम 0 जनवरी से 13 अप्रैल तक आगे हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 0 जनवरी क्या हो जाएगा कि 3, उसी प्रकार उसके बाद फरवरी का हो जाएगा 0, मार्च का हो जाएगा 3 और अप्रैल यहाँ पर 13, जिसका रिमाइंडर आ जाएगा 6। जिसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 12 और हम ये सब को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 18 4 22, 22 और 12 आ जाएगा हमारा आंसर 34, जिसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 6। इस रिमाइंडर को हम शताब्दी वर्ष का कोड, यहाँ पर देखिए 1919 का शताब्दी वर्ष का कोड यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हमने 400 से डिवाइड करके आंसर लाया, जिसका रिमाइंडर 300 था। तो 300 का विषम दिन 1 यानी कि इसका अंतिम दिन सोमवार आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सोमवार से हमको 6 कदम आगे बढ़ने पर कौन सा दिन प्राप्त होगा। तो सोमवार से 6 कदम आगे बढ़ने पर हमको रविवार प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम जब दिनांक, महीना व साल केवल दिया गया हो, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम तीसरा मेथड क्या देखते हैं, वह है हमारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड बस ये चार्ट है जिसको आप लोग को याद कर लेना है। इसे मैं कहूँगा कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन था। तो फॉर्मूला में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले ईयर का कोड लिखना है। यहाँ पर ईयर क्या है 1978। 1978 का यहाँ पर कोड क्या होगा 1900 को हम सबसे पहले 400 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 300। 300 का कोड आ जाएगा 1, तो ईयर कोड आ जाएगा यहाँ पर 1। प्लस करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर दिया गया है साल के लास्ट का 2 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पर 78 साल के लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा।
उसके बाद फिर जोड़ते हैं। अब हम ईयर के लास्ट 2 डिजिट का हम 4 से डिवाइड कर उसका केवल हम पूर्णांक लिखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78 को 4 से डिवाइड करेंगे और उसका पूर्णांक आ जाएगा 19। अब हम मंथ कोड लिखेंगे। मंथ कोड हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जुलाई दिया गया है, जुलाई का मंथ कोड यहाँ पर है 5। उसके बाद हमारा जो दिया गया जो डेट है यानी कि 4 जुलाई, वो हम लिख देंगे और जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और केवल हम रिमाइंडर लिखेंगे, जिसको 7 से डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 7 कम 7 और 7 पचे 35 और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 2। केवल हमको रिमाइंडर को देखना है, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आता है और 2 हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखिए 2 हमको मंगलवार रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारा 2 यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर मंगलवार। यानी कि जो पूछा गया है कि 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन था, तो कहाँ मंगलवार था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 मेथड्स में से आप लोगों को कौन सा मेथड बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसको हमको कमेंट करके बताइए। कैलेंडर के डायरेक्ट क्वेश्चन का हमने ये दोनों टॉपिक को विस्तार से समझ लिया। अब हम कैलेंडर के कंपैरिजन का ये तीनों टॉपिक को 1 बाय 1 देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ईयर सेम हो और डेट मंथ चेंज हो रहे हों। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लेकर इसे समझने का प्रयास किया है। क्वेश्चन देखिए, रवि का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है तो अनंत किस दिन पैदा हुआ था। यहाँ पर उसी साल का डेट महीने का कंपैरिजन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए हमें क्या क्या ज्ञात है उसे लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में गणतंत्र दिवस का दिन शुक्रवार दिया गया है, जिसे हम लिख सकते हैं कि 26 जनवरी 1988 को हमारा शुक्रवार पड़ता है। और अनंत का जन्मदिन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अनंत का जन्मदिन कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर देखिए रवि का जन्म 15 अप्रैल को हुआ था और अनंत का जन्म रवि के 5 दिन पहले हुआ था, यानी कि तो यहाँ पर 15 अप्रैल में 5 दिन अगर हम घटा दें तो हमें अनंत का जन्मदिन पता चल जाएगा, क्योंकि आता है 10 अप्रैल। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 10 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन था, ये हमें पूछा जा रहा है। ईयर से मानते हुए डेट मंथ के बीच का डिफरेंस ज्ञात कर उसका ओ डेज ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 जनवरी यानी कि 31 में 26 जनवरी हमने निकाल दिया तो हमारा ओ डेज आ गया 5। उसी प्रकार जनवरी के बाद फरवरी यहाँ पर देखिए 1988 यानी कि लीप ईयर है। लीप ईयर में दिनों की संख्या 29 हो जाती है और 29 को 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर यानी कि ओड डेज 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार फरवरी के बाद मार्च जो कि 31 का महीना होता है तो उसका ओड डेज आ जाएगा 3। और यहाँ पर अप्रैल 10 दिया गया है, जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ओड डेज प्राप्त हो जाएगा 3, जिसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिसे हम पुनः 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा 5। 26 जनवरी से 10 अप्रैल के बीच के ओड डेज हमारे आ जाएंगे 5। हमको दिया गया है शुक्रवार, उससे अगर हम 5 कदम आगे बढ़ें तो हमारा 10 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन था ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए शुक्रवार से हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे या फिर शुक्रवार का कोड होता है 5 और जिसे हम ज्ञात ओड डेज से हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर 10, जिसे हम 7 से पुनः डिवाइड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा रिमाइंडर 3। और ये 3 क्या होता है, बुधवार, यानी कि 3 बुधवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ए नंबर बुधवार दिया गया है तो ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।
यहाँ पर डेट मंथ सेम है और ईयर चेंज हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था तो 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें केवल और केवल ईयर के डिफरेंस का वो डेज केवल याद कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए 6 मार्च 2013 को बुधवार, 6 मार्च 2013 को बुधवार और 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन है पूछ रहा है। तो यहाँ पर डेट सेम है तो इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ईयर में डिफरेंस है तो इसका हम ओड डेज याद कर लेते हैं। इसका ओड डेज याद करने के लिए हम इनका डिफरेंस याद कर लेते हैं। तो 2024 में 2013 को घटाने पर हमारा डिफरेंस आ जाएगा 11। इन 11 सालों में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं उसको भी हम यहाँ पर याद कर लेते हैं। यहाँ पर हम 11 साल को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर लीप ईयर 2 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट का ईयर यानी कि 2024 वो भी एक लीप ईयर ही है तो उसे भी हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर +1 तो हो जाएगा 3 लीप ईयर। अब टोटल ईयर में लीप ईयर हम घटा लेते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर 11 - 3 = 8। ये 8 ऑर्डिनरी ईयर है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 8 ऑर्डिनरी ईयर जिसमें विषम दिनों की संख्या होती है 1 प्लस 3 लीप ईयर जिसमें ओड डेज की संख्या होती है 2, जिसे हम हल करेंगे तो 8 एकम 8 और 3 दूनी 6। इसे हल करेंगे तो 8 6 14, जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। हमको दिया गया है कि 6 मार्च 2013 को बुधवार, तो बुधवार से हम 0 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन था प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बुधवार के बाद 0 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें वापस बुधवार ही प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टॉपिक का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1929 को संडे होगा तो 26 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। यहाँ पर डेट सेम है तो यहाँ पर हमें कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पर ईयर के बीच में डिफरेंस दिया गया है जिसे हम याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 साल। इन 30 सालों में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं इसे हम याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो 4 × 28, यहाँ पर 7 हमारा लीप ईयर हो जाएंगे और 23 यहाँ पर हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्याएं होती है 1, जिसे हम 1 से गुना कर देंगे, और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 2, इसे हम 2 से गुना कर देंगे, जिसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 23, और इसे हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14। इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 4 3 7 और 2 और 1 3 37। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 7 × 5 = 35 और डेज यहाँ पर केवल और केवल रिमाइंडर 2 प्राप्त हो जाएंगे और यही हमारा ओड डेज है। अब यहाँ पर देखिए कि हमको 1929 का दिन दिया गया है और 1999 का पूछा गया है, तो यहाँ पर ओड डेज में यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो इसको हल करेंगे कि संडे -2, यहाँ पर संडे -2 करें या फिर 7 में 2 घटाएं, बात एक ही है। तो 7 में 2 घटा के देखते हैं तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 क्या है तो ये है शुक्रवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला तीसरा टॉपिक और इस क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक की ओर आते हैं। ये देखिए डेट मंथ और ईयर तीनों चेंज हो रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करना होता है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 23 मार्च 2007 को मंगलवार और 22 जून 2000
19 को कौन सा दिन है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये दिन और महीना और दूसरा पार्ट केवल और केवल ईयर का होगा। यहाँ पर याद करने वाली बात ये होगी कि अगर दिन और महीना का ओड डेज ज्ञात कर रहे हैं तो ईयर को हमें सेम लेकर के चलना होगा। उसी प्रकार अगर ईयर के बीच का डिफरेंस हम ज्ञात कर रहे हैं तो डेट और महीना को हमको सेम लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे कि यहाँ पर हम डेट और महीना का ओड डेज ज्ञात कर लेते हैं ईयर को सेम मानते हुए। तो देखिए 23 मार्च से 22 जून तक कितने ओड डेज हैं उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं जिसमें 23 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर इसका डिफरेंस आ रहा है 8। इसको हम ओड डेज के रूप में लिखेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर आ जाएगा 1। उसी प्रकार अप्रैल जिसका ओड डेज आ जाएगा 2। उसके बाद मई का ओड डेज आ जाएगा 3। उसके बाद जून यहाँ पर दिया गया है 22 जिसको हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर या फिर ओड डेज हमारा आ जाएगा 1। इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, 3, 6 और 1 7 0। यानी कि डेट और महीना के बीच का डिफरेंस का ओड डेज हमारा आ जाएगा 0। अब डेट मंथ को सेम मानते हुए ईयर के बीच का डिफरेंस का हम ओड डेज याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करके देखते हैं। इनका डिफरेंस आ जाएगा 12। इस 12 सालों में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा लीप ईयर 3 और ऑर्डिनरी ईयर कितने हो जाएंगे तो यहाँ पर 9। हम जानते हैं लीप ईयर में दिनों की संख्या ओड डेज की संख्या होती है 2 और ऑर्डिनरी ईयर में दिनों की संख्या या ओड डेज की संख्या होती है 1। जिसको हम हल करेंगे 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, 9 6 15 जिसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। ट्यूसडे से एक कदम आगे बढ़ते हैं या फिर 2 + 1 करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। तो ट्यूसडे से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो बुधवार, या फिर 2 + 1 करते हैं तो 3 और 3 बुधवार का कोड होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। हमने कैलेंडर के क्वेश्चंस को हल करने के लिए लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया है और कुछ टॉपिक अगर छूट गए हों तो उसे हमें कमेंट करके बताएं, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर अगले क्लास में। धन्यवाद।